नमस्कार, द नवीन पुरोहित शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं मध्य प्रदेश काडर के वरिष्ठ आईपीएस, भोपाल पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र जी। हरिनारायण जी, आपका IND24 में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे अक्सर ये देखा जाता है कि पुलिस मीडिया के सवाल जब होते हैं तो उनका जवाब देने से अक्सर बचती है। उसके लिए कोशिश करती है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले या समय रहते जवाब दिया जाए। एक दोनों के बीच में एक अबोलापन है, बहुत मुश्किल से पुलिस और मीडिया का संवाद होता है। लेकिन उन वर्जनाओं को तोड़ते हुए बहुत सारे प्रतिष्ठित न्यूज़ पोर्टल, न्यूज़ चैनल्स पे, जिसमें उसकी कतार में कहीं मैं भी हूँ, कभी मीडिया से बात करने में आपको ये ख्याल नहीं आता कि आएंगे, सवाल पूछेंगे, ना हाल पूछेंगे, ना चाल पूछेंगे, तीखे सवाल पूछेंगे, तो ये जहन में नहीं आता कि हमेशा उनके स्वागत वाले मेंटल स्टेटस में रहते हैं? जब कोई भी संस्था काम करती है तो देखना चाहिए कि कौन कौन से उसके प्रमुख स्टेक होल्डर्स हैं, किन लोगों से साबका है, किन लोगों के लिए वो संस्था बनी है। तो अगर हम देखते हैं तो सबसे जो महत्वपूर्ण, अगर पुलिस के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो, एक आम आदमी है, एक आम व्यक्ति है जिसके लिए पुलिस काम करती है और जिसके हितों के मद्देनजर उस संस्था का निर्माण हुआ है। तो इस बीच में अगर पुलिस की आवाज़ पहुंचाने के लिए, वो आवाज़ किसी चीज़ के लिए आगाह करने के लिए हो सकती है, कोई सूचना देने के लिए हो सकती है, किसी भ्रम को तोड़ने के लिए हो सकती है। आज सोशल मीडिया के युग में जब अफवाहें इतनी तेज़ी से तीर की तरफ फैलती हैं, भागती हैं, इसमें सही सूचना को पहुंचाने के लिए अगर कोई पाथेय बन सकता है, अगर कोई उसके लिए पुलिस का साथी बन सकता है, तो मुझे लगता है कि वो मीडिया है। तो मीडिया को मुझे लगता है कि एक सकारात्मक तौर पे देखा जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे स्थितियों में जबकि जनता तक सही जानकारी पहुंचानी हो, लोगों तक सही अपराधों के बारे में लोगों को आगाह करना हो। हम जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे अपराध होते हैं, खासतौर पर जो साइबर क्राइम है, उसमें अगर हम देखें जो महिला अपराधों के बहुत सारे अलग अलग जो तरीके हैं, उसमें हम लोगों को आगाह करने के बड़े सकारात्मक परिणाम सामने आए। अगर लोगों को पता हो कि इन तरीकों से साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं, ठगी हो रही है, और लोग अगर जागरूक हों, तो 80% तक ऐसे मामलों में गिरावट देखी गई है। तो इसमें आखिर पुलिस इन बातों को कैसे पहुंचाएगी? इसमें एकमात्र जो सूत्रधार है, उसमें जो पाथेय है, जो इस पुलिस की इस लड़ाई में जो भागीदार है, वो मीडिया है। इसलिए मीडिया, मुझे लगता है कि मीडिया और पुलिस कहीं एक दूसरे से इनका संबंध कहीं भी विरोधाभासी नहीं, बल्कि इनके सहभागी का है, सहयोगी का है, पाथेय और पथिक का है। ये आपने अभी तक मुझे एक अच्छा, दोनों के बीच में एक आपने समानता देखी। अन्यथा जो एक जनरल परसेप्शन है पुलिस और मीडिया के बीच में, तो पुलिस से भी बहुत शिकायतें और मीडिया से भी बहुत शिकायतें। पुलिस तो खासकर, चूँकि आपके पास कभी व्यक्ति ऐसा आता ही नहीं है जो सामान्य मनोदशा में आए, आपके पास पीड़ित और परेशानी व्यक्ति आता है, तो वो पहले से ही उद्वेलित है, आकुल है, और फिर उसको सेटिस्फाइड करना, क्योंकि सामान्य व्यक्ति जब किसी और विभाग में जाता है तो उसका अपना काम होता है, थोड़ा बहुत लॉस प्रॉफिट होता है। यहाँ तो मनोदशा एकदम विचित्र होती है। तो पुलिस के काम में साइकोलॉजी का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। आपने कभी ऐसा सोचा कि साइकोलॉजिकल रूप से पुलिस को मजबूत किया जाए, उस दिशा में आपने कभी कोई ऐसा प्रयास कि आपको लगा हो कि इस साइकोलॉजी के साथ इस चीज़ को ठीक किया जा सकता है? देखिए, अगर प्रारंभिक तौर पे देखें तो जो पुलिस की जिम्मेदारियां हैं, जो अधिकार हैं, वो बाकी विभागों से बिल्कुल अलग है। पुलिस पे जो अधिकार दिए गए हैं, अगर उनका अच्छा उपयोग हो तो एक रोते हुए दुखित व्यक्ति को पुलिस तत्काल उनके चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकती है। और पुलिस के जो अधिकार हैं, जीवन के जो सबसे महत्वपूर्ण जो 2 तथ्य हैं, जीवन की, व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, जो उसकी सार्वभौमिकता है, उस पर सीधे प्रहार करती है। जो जीवन का अधिकार है, जो स्वतंत्रता का अधिकार है, पुलिस अगर उसका दुरुपयोग करे तो सीधे इन चीज़ों पे आघात होता है। इसलिए बड़ा जरूरी है कि पुलिस इन अधिकारों का सम्यक ढंग से, विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करे। इसलिए जो व्यक्ति पुलिस के पास आता है, उसकी जो पीड़ा होती है वो अलग किस्म की होती है, वो भीतर तक उसे झकझोर देती है, वेद डालती है। बाकी अगर पुलिस के अगर हम तरीकों के बारे में भी देखें, अलग अलग अपराधों के बारे में भी देखें, तो अगर किसी व्यक्ति का अगर कुछ पैसे, कुछ हजार रुपए खो जाएं तो शायद उसे उतना कफ नहीं होगा, लेकिन अगर कोई व्यक्ति उसे चेहरे पर, अगर उसे चौराहे पर गाली दे देता है, उसे कहीं किसी तरीके से अपमानित करता है, वो चीज़ उसको ज़्यादा परेशान करती है। तो पुलिस के जो अधिकार हैं व्यक्ति के मान सम्मान की रक्षा के लिए हैं,
और साथ ही साथ पुलिस का जो खुद का जो व्यवहार है वो भी व्यक्ति के मान सम्मान की रक्षा करता है या फिर कहीं ना कहीं उसे टकराता है। इसलिए पुलिस के जो अधिकार हैं उनका सम्यक ढंग से, उनका बेहतर ढंग से, सकारात्मक ढंग से उपयोग होना चाहिए। जहाँ तक लोग पुलिस जब अच्छे ढंग से उपयोग करती है तो उसका बड़ा एक सकारात्मक असर पड़ता है। लोग बड़े ही सुरक्षित महसूस करते हैं, पुलिस को अपना एक सहृदय मित्र समझते हैं। इसलिए जब देखेंगे, अगर मैं कुछ समय की बात करूं, पुलिस ने कई जब जिम्मेदारियां आई हैं, चुनौतियां आई हैं, उसमें बड़े ही एक ऊंचे स्तर पर जाकर काम किया है। जैसे कि कोरोना का काल अगर हम देखें, कोरोना का काल था, उसमें पुलिस ने अपनी जो वैधानिक जिम्मेदारियां थी उसकी सीमाओं को तोड़ते हुए काफी अलग स्तर पर जाकर के कार्य किया। मैं उस समय इंदौर में था और हम लोगों ने देखा कि उसमें काफी बड़ी चुनौती के रूप में कोरोना फैला था। पुलिस ने जिस तरह लोगों के यहाँ दवाइयाँ पहुँचाई, बीमारों को हॉस्पिटल पहुँचाया, लोगों के घर तक जा करके उनके जो परिजन दूसरे देशों में थे, संपर्क नहीं कर पा रहे थे, उनसे बात करके उनको राहत दिलवाई, ऑक्सीजन के सिलेंडर्स पहुँचाए। तो इससे लोगों में जो एक भरोसा बढ़ा और ख़ासतौर पर देखा कि एक संस्था, जिसकी किसी भी संस्था की जो सबसे, संस्था या व्यक्ति की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है? संकट के समय होती है। किसी भी व्यक्ति या संस्था का अगर सबसे अच्छा रूप देखना हो या सबसे बुरा रूप देखना हो तो उस संकट के समय दिखता है, उसका दोनों चीजें सामने आ जाती हैं। तो उस काल में पुलिस ने एक इसके चुनौती के अवसर पर देखें, उसको अपने कर्तव्य परायणता के स्तर पर देखें, एक अलग ऊंचाइयां कायम की और लोगों में उसका भरोसा भी कायम हुआ। तो इसलिए जब कह रहे हैं कि लोग आते हैं तो निश्चित तौर पे पुलिस अगर उसका सही उपयोग करती है, लोगों को राहत देती है, तो शायद सबसे ज़्यादा लोगों को राहत पुलिस द्वारा दी जाने वाली जो तरीके हैं, पुलिस द्वारा कार्रवाई है, उससे होती है। उससे मानसिक शांति होती है, लोगों के चेहरे पर एक सुकून होता है, व्यवस्था के प्रति भरोसा जगता है और पुलिस की जो कार्य प्रणाली है उसके प्रति लोगों का जो प्रतिबद्धता है वो बेहतर होती है। जी, जिस प्रकार से आपने कहा कि एक शब्द जो है इस कोविड के बाद प्रचलन में आया वो था पोस्ट कोविड इफेक्ट। तो बाकी हेल्थ पे पोस्ट कोविड इफेक्ट पॉजिटिव नेगेटिव हुआ वो एक अलग बात है, अन्य तमाम बिजनेस पे, लेकिन पुलिस पे जो पोस्ट कोविड इफेक्ट है वो बहुत पॉजिटिव हुआ। पुलिस एकदम हीरो की तरह बनकर निकली। जिस मतलब ऐसे कोविड के दौरान ऐसे कई दृश्य आम हुए कि कॉलोनीज में या गली मोहल्लों में, चौराहों पर पुलिस के ऊपर पुष्प वर्षा की जा रही है, पुलिस वाले गाना गा रहे हैं। कुछ ऐसे मार्मिक दृश्य भी दिखे कि घर से बाहर दूर बैठ के वो व्यक्ति खाना खा रहा है कि संक्रमण न फैल जाए। तो बहुत बड़ी एक, जैसा आपने कहा कि मानस में भी है कि धीरज धर्म मित्र और नारी, धर्म मतलब कर्म जो है वही धर्म है, आपातकाल परख ही उचारी। तो ये आपत्ति काल में जिस पुलिस ने जिस सूझबूझ का परिचय दिया, उसके बाद जो कोरोना के बाद जिस प्रकार से पुलिस के उसमें एक पुलिस के और समाज के बीच में एक बेहतर तालमेल स्थापित हुआ, तो जो आप सोशल पुलिसिंग की बात करते हैं, लोगों के बीच में पोस्ट कोविड इफेक्ट का, आप इसमें सोशल पुलिसिंग में पोस्ट कोविड इफेक्ट को कैसे देखते हैं? पोस्ट कोविड में आप देखें तो कई तरीकों से इसने, कोविड ने हमारी संरचना को बदला। यह समझना आर्थिक संरचना है, इसने तकनीकी संरचना को देखे, या मुख्य तौर पे अगर जो सामाजिक संरचना, लोगों की पढ़ाई का जो तरीका देखें, हर तरीके का बदला। और अपराधों में भी इसकी बहुत गहराई से असर दिखा। अच्छा। अपराधों का जो ट्रेंड है अब बहुत तेजी से बदला है। लोगों ने, जब हम देखें तो पूरी दुनिया में अब सबसे ज़्यादा भी इंटरनेट यूजर्स हैं, जो एक दो देश हैं उसमें अब देश अपना शुमार हो गया है। यहाँ के, बल्कि कहें तो यहाँ के जो रेट हैं मोबाइल के, दुनिया में सबसे सस्ते हैं। खासतौर पे इंटरनेट के जो रेट्स हैं, पूरी दुनिया में सबसे सस्ते इंटरनेट भारत है। और सबसे ज़्यादा जो उपभोक्ता एक दो देशों में है, चीन के साथ साथ, उसमें भारत में है। तो ऐसे स्थिति में बड़ा ज़रूरी है, जिस तरीके से जो ई पेमेंट जिस तरीके से हम बढ़ाए, कैशलेस जिस तरह की दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं, वैसे स्थिति में बहुत सारे जो अपराध हैं, बहुत सारे शहरों में आप देखेंगे धीरे धीरे जो परंपरागत अपराध कम हो रहे हैं और जो साइबर क्राइम है बढ़ रहा है। और एक कोविड के बाद खास तौर पर दिखा है, कोविड के बाद अपराधों की प्रकृति बदली है, उनका तरीका बदला और गैंग्स बढ़े हैं। लेकिन एक दूसरा पहलू यह है कि पहले जैसे हम देखते थे कि देश के किसी खास हिस्से में जामतारा जैसे छोटे से ग्रुप्स हैं और जो लोगों को शिकार बना रहे हैं। हम लोग एक टीम जो गई थी कुछ समय पूर्व एक प्रदेश में गई थी, खासतौर पे इसी तरह के साइबर क्राइम के गढ़ में रेड करने, और जो कॉल स्पूफिंग करते थे। कॉल स्पूफिंग का मतलब है कि जैसे किसी भी व्यक्ति के मोबाइल नंबर को हूबहू वो अपने मोबाइल नंबर से डिस्प्ले करा सकते हैं। यानी कि किसी भी व्यक्ति को वो छद्म नाम से और उसके छद्म नंबर से आता है, और व्यक्ति अगर बहुत करीब से न जानता हो तो इस भ्रम में आ सकता है कि दूसरे व्यक्ति का कॉल है जिसका वो दिखाना चाहते हैं।
और इसमें कई बार धमकी दे सकते हैं, कई बार उससे अनुचित मांग कर सकते हैं, कई बार पैसे की मांग कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों के कॉल वो करते थे पूरा गैंग। उसमें जब हम लोग पकड़े, उस अपराधियों को पकड़ा गया, तो पता चला कि उस गांव में कोविड के बाद से खास तौर पर ऐसे लगभग 4000 अपराधी पैदा हुए हैं। हर घर में, लगभग दूसरे घर में, इसकी देखते हुए कितनी आसानी से घर में बैठ किया जा सकता है। 4000 अपराधी थे। और जब हम लोगों ने उस जिले में पता किया तो इन लोगों ने बताया कि ऐसे लगभग 10 गांव हैं। तो खास तौर पे अपराधों का अगर नेटवर्क इतना बड़ा हो जाए, उनका जाल इतना बड़ा हो जाए, उनका संख्या और गहनता इतनी बढ़ जाए, तो पुलिस के लिए चुनौती का स्तर भी उतना ही बढ़ जाता है। कोविड के बाद के कॉल में खास तौर पर जो इस तरह के ट्रेंड बढ़े हैं, जो इस तरह के अपराधों का जो तरीका बदला है, जिस तरीके से आप देखते हैं प्रतिदिन नए नए ट्रेंड में, और जो आपने सवाल पूछा था कि मीडिया का पुलिस के साथ कैसा सामंजस्य होना चाहिए, इसमें मीडिया की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। खासतौर पर ऐसे बातों से, जैसे कि आजकल कुछ लिंक्स आ रहे हैं कि आपके व्हाट्सअप को या फिर खासतौर पे ट्विटर को इसमें ब्लू टिक हम कर देंगे। व्हाट्सअप में ऐसे मैसेज आ रहे हैं कि लिंक में आप अगर उसको क्लिक करेंगे, उसमें जानकारियां भर देंगे तो आपको ब्लू टिक मिल जाएगा, या कुछ पिंक टिक, इस तरह के अलग अलग उसमें प्रलोभन आ रहे हैं। व्यक्ति सोचता है कि तो बड़ा आसान है, कुछ थोड़ी सी फॉर्मेलिटी है और जानकारी भर देते हैं। जानकारी भरने के बाद पता चल रहा है कि वो जानकारियां किसी और के द्वारा शेयर हो जाती हैं, मोबाइल हैक हो जाता है, उनका स्क्रीन किसी और के नियंत्रण में चला जाता है, और ऐसे में फिर पता चला कि ओटीपी आती है और पूरा अकाउंट खाली हो जाता है। तो इन चीज़ों को, इतनी बड़ी संख्या में इन घटनाओं का स्वरूप है कि सबसे बेहतर ढंग से रोकथाम हम अपने जागरूकता से कर सकते हैं, और जागरूकता में मीडिया की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। हालांकि जब होती है कार्रवाई तो पुलिस की टीम भी कार्रवाई करती है, जो हमारी साइबर की टीम है वो कार्रवाई करती है, उसमें लगातार इन लोगों को पकड़ती है, प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। लेकिन चूंकि इसका स्वरूप इतना ज़्यादा है, खासतौर पे कोविड के बाद के काल में तकनीक का प्रसार हुआ है, इसका साइड इफेक्ट कुछ ज़्यादा चीज़ें बुरी रही, लेकिन कुछ जो अच्छी चीज़ें अगर हम देखते हैं तो जिस तरीके से आप मेडिकल के साइंस में देखें, किस तरीके से पहले भी टेलीमेडिसिन चलता था, लेकिन अब टेलीमेडिसिन का एडवांस स्वरूप जिस तरीके से चलने लगा, जिस तरीके से शिक्षा दीक्षा में पूरी दुनिया भर से एक समूह एक दूसरे से जुड़ गए, क्लासेज अब अधिकांश घर पे चलने लगे, लोग बैठे बैठे नौकरियां करने लगे, कई जगह शहरों में सड़कों पर भीड़ कम हो गई क्योंकि अब लोग ऑफिस घर से अपना नियंत्रित करने लगे। तो उसके दूसरे ही प्रभाव है, और इसी तरह का प्रभाव क्राइम पर भी पड़ा है। अच्छी बात है कि पुलिस ने इस नई प्रणाली के तहत अपने को मजबूत करना शुरू किया है, अपने को सशक्त करना शुरू किया है, और इन अपराधियों तक पुलिस ने पहुंच करके उन पर लगातार कार्रवाइयां भी शुरू की हैं और प्रभावी नियंत्रण भी किया है। अगर मैं बात करूं मध्य प्रदेश में नवाचारों की, तो आपने स्वयं अपने कार्यकाल में कई जगहों पर विभिन्न पदों पर रहते हुए तमाम नवाचारों को, जो पुलिस के भरोसे को, पुलिस की उपस्थिति को दर्ज करवाने में बहुत महत्वपूर्ण कदम निभाया उन्होंने। प्रदेश सरकार ने भी एक नवाचार किया, वो था कि इंदौर और भोपाल दोनों जिलों में उन्होंने कमिश्नर प्रणाली लागू की। आप इंदौर पुलिस कमिश्नर भी रह चुके हैं, अब भोपाल पुलिस कमिश्नर हैं। तो कमिश्नर प्रणाली में इन दोनों शहरों की पुलिसिंग में और कमिश्नर प्रणाली के दौरान पुलिसिंग को कितना सपोर्ट सिस्टम मिला इस प्रणाली से, इस पर जरूर आपकी टिप्पणी चाहूँ। यह प्रणाली मुख्य तौर पे जनोन्मुखी है, खासतौर पे जनता की सुविधाओं को ध्यान में रख के किया गया है। और अगर हम देखते हैं कि जैसे कोई भी प्रणाली हो, इसमें लोगों की राहत की बात हम सबसे पहले करते हैं, क्योंकि जनता के लिए मुख्य तौर पे कोई भी व्यवस्था होती है तो इसमें अधिकारियों की संख्या बढ़ी है। अधिकारियों की संख्या बढ़ने से मॉनिटरिंग का स्तर बढ़ गया है, चीज़ों की, घटनाओं की गहनता। पहले वहाँ पे कोई पहुँचता था, वहाँ पे अब एसीपी डीसीपी सब पहुँचते हैं, छोटे छोटे इकाइयाँ जो हैं छोटी हो गई हैं। आप समझेंगे कि इस तरह की जो व्यवस्था थी अंग्रेजों ने जब लागू की, तो सबसे पहले उन्होंने ध्यान में रखा कि उन जगहों पर लागू किया जहाँ जहाँ पे अंग्रेज रहते थे। अंग्रेज यानी कि सबसे पहले जो कलकत्ता में, मुंबई में जहाँ पे रहते थे, जो उनके रेजिडेंसी जो कमिश्नर्स थे रहते थे, और जहाँ पे अंग्रेज जनसंख्या रहती थी सबसे ज़्यादा, उन्होंने एक अच्छी व्यवस्था देने के लिए सिर्फ उन शहरों में लागू किया। इसलिए सबसे पहले आप देखें कलकत्ता और मुंबई में लागू हुआ। बाद में इस व्यवस्था के सकारात्मक पक्ष को देखते हुए धीरे धीरे जहाँ जहाँ प्रसार हुआ, धीरे धीरे पूरे देश में बढ़ा। तो खासतौर पर अगर हम देखेंगे तो अगर लोगों का, आप जैसे हम लोगों ने फीडबैक रजिस्टर्स ले रहे हैं, लोगों से मॉनिटरिंग बढ़ गई है, जो बड़े ऑर्गेनाइज क्राइम्स हैं वो काफ़ी कम हो गए हैं। खासतौर पे अगर हम 2-3 मानकों को देखें, जैसे कि जो परंपरागत अपराध, जो हैबिचुअल क्रिमिनल्स हैं, उनके द्वारा की जाने वाले क्राइमों की संख्या, तो जहां ये संख्या ऐसे हैबिचुअल क्रिमिनल्स पहले
दोनों शहरों में लगभग आसपास आंकड़े हैं, लगभग 1200-1300 अपराध ऐसे होते थे जो कि हैबिचुअल क्रिमिनल्स के द्वारा होते थे, जो बार बार परंपरागत अपराधी थे करते थे। अब ये संख्या घटते घटते 250 से 300 के बीच में आ गई है। करीब 70% की कमी है जो कि हैबिचुअल नहीं करते हैं, यानी कि कार्रवाइयां मॉनिटरिंग हो रही है। ये नहीं कर सकती कोई व्यवस्था लागू होने से अपराध समूल नष्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारा समाज है, समाज में विरोधाभास है, चुनौतियां हैं, संघर्ष हैं, तो वो तो बीच बीच में समस्याएं रहेंगी। लेकिन अपराधों की गहनता कम हुई है, अपराधों की मॉनिटरिंग बढ़ी है, अपराधों की विवेचना का स्तर बढ़ा है, अपराधों में लगने वाले दिन की अवधि कम हुई है, और साथ साथ जैसे कि बोले कि हैबिचुअल जो क्रिमिनल्स है उनकी संख्या कम हुई है। तो खास तौर पर अगर कोई व्यक्ति जो कि अपराधी है अगर इस बात से सहम जाता है तो उसकी निगरानी कि अगर वो अपराध करेगा तो उस पर निगरानी है, वो लगातार उसकी चपेट में आ जाएगा, उस पर लगातार शिकंजा कस जाएगा, तो यह उस प्रणाली की सफलता है। तो खास तौर पे इसमें दोनों चीजें हुई हैं। दूसरा, जो बहुत सारे जो मॉनिटरिंग के साथ साथ अगर हम पूरे स्तर पर देखेंगे तो चाहे यातायात व्यवस्था की बात हो, चाहे इंटेलिजेंस की प्रणाली को हम देखें, मुख्य तौर पे इंटेलिजेंस की प्रणाली हो, ये सारी चीज़ें सशक्त हुई हैं। धीरे धीरे बल की हालांकि कमी, अभी भर्तियां हुई हैं, और भर्तियां मुझे लगता है कि जो जवान हमारे आरक्षक अभी प्रशिक्षण ले रहे हैं अगले कुछ महीनों में आ जाएंगे, तो उसके बाद व्यवस्था और ज़्यादा गहनता से काम करेगी। लेकिन अभी वर्तमान जो स्वरूप है उसमें भी इसने लगातार सफलताएं अर्जित की हैं। लगातार बड़े ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स की बात हो या जितने मानक मैंने बताए, उसमें लगातार बेहतरी आ रही है, उसमें सुधार हो रहा है, उसमें गुणात्मक अंतर दिख रहा है। तो ये चीज़ें हैं। और ख़ास तौर पे अगर एक साल में देखेंगे तो एक साल में जितनी मिली है ये किस दिशा में जा रही थी, लगातार गुणात्मक प्रगति की तरफ बढ़ रहा है, सुधार हो। ये एक साल में हम किसी भी संस्था का बहुत बड़े परिणामों की अचानक नहीं कर सकते कि कोई बहुत ऐसा हमें दिखने लगा कि कोई क्रांतिकारी चीज़ें, लेकिन जो चीज़ें हैं, जितनी चीज़ें हुई हैं, जो अंतर दिख रहे हैं, अगर हम गहनता से देखें तो क्रांतिकारी के स्तर तक ही दिखेंगी, और वो चीज़ें धीरे धीरे और जैसे बल और संसाधन जैसे जैसे और जुटेंगे, उनकी गहनता और उनकी प्रभावशीलता और बेहतर होती जाएगी। पिछले कुछ सालों में जैसे पहले हमेशा ये समस्या पुलिस विभाग के पास रहती थी, अमले की कमी है, संसाधनों की कमी है, खासकर जो पुलिस कर्मी हैं उनके लिए आवासों की बड़ी समस्या थी। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने, गृह विभाग ने इस दिशा में बड़ा उल्लेखनीय काम किया है। जगह जगह पुलिस आवासीय परिसर बनाए जा रहे हैं, कवर्ड कैंपस हैं जहां बाकी सारी व्यवस्थाएं हैं, लाइब्रेरी हैं, जिम हैं। तो जब पुलिस वालों का जीवन स्तर सुधरता है, उनको सुविधाएं मिलती हैं, तो उसके परिणाम, सकारात्मक परिणाम उनकी कार्यशैली पर भी आते हैं। तो ये जब सरकार से इस दिशा में जो आपको सपोर्ट मिल रहा है, उससे कितनी इफिशियंसी बढ़ती है? काफ़ी बढ़ी है। यहाँ पे हम लोग अभी भोपाल में देखें तो प्रति सप्ताह लगभग 50 जवानों का एक टीम यहाँ पे करके हम लोग खुद इनको इंटरेक्ट करते हैं, और ख़ास तौर पे सुबह के टाइम उनका डील होता है, उनका एक्सरसाइज कराया जाता है, दिन में उनको मोटिवेशनल स्पीचें दी जाती हैं, फिर उनको कुछ तकनीकी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, और शाम को फिर वो ड्यूटी पर 5 बजे चले आते हैं। इससे एक सप्ताह का ओरिएंटेशन कोर्स हम लोग यहाँ चला रहे हैं। उसमें उन लोगों से बात होती है, बहुत जवानों से चर्चा होती है उनके मुद्दों पर, और लगातार जो चीज़ देखने में आ रही है कि जो व्यवस्थाओं में जो सुधार आ रहा है, खासतौर पर आवास की जो व्यवस्था बेहतर हो रही है, खासतौर पर उनको जो मिलने वाली सुविधाओं की स्थिति बेहतर हो रही है, उनको जो विभिन्न तरह की योजनाएं, जैसे कि अभी 2 योजनाएं अभी पुलिस महानिदेशक महोदय के द्वारा शुरू की गई हैं, और इसमें खासतौर पे हॉस्टल शुरू किए जा रहे हैं। कुछ हॉस्टल जिसमें कि खासतौर पे ग्वालियर, भोपाल और इंदौर में जवान के जो बच्चे हैं, उन जवान के बच्चों के लिए हॉस्टल्स दिए जा रहे हैं जो कि वहाँ बढ़ के पढ़ाई कर सके, 3 साल तक की उसमें सुविधा है। इसी तरह बीच बीच में कार्यक्रम आयोजित होते हैं, उनको ओरिएंटेशन कोर्स के लिए, खासतौर पे करियर के ओरिएंटेशन के लिए अलग अलग अधिकारी जाकर के उनसे मिल करके उन्हें उत्साहित करेंगे। तो इन सारी चीज़ों से एक जो खासतौर पे जवानों को, परिवार को लेकर के, जो छोटी छोटी समस्याओं को लेकर के जो एक कार्य पर जो असर पड़ता था, दुष्प्रभाव पड़ता था, वो चीज़ें घटी हैं। उसके अलावा पूरे प्रदेश में, जैसे माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा पूरे प्रदेश में जगह जगह बहुत सारे आवास इस वर्ष शुरू किए गए। पिछले 5 वर्षों में देखोगे तो आवासों की संख्या काफ़ी बढ़ी है। तो एक व्यक्ति जो कि एक ऐसे आवास में रहता है जो कि हर तरह की सुविधाओं से हीन है,
लगातार एक नकारात्मक वातावरण में रहता है। तो व्यक्ति जब एक नकारात्मक वातावरण में रहेगा, दुख, परेशान और चिंता और संताप से घिरा हुआ है, और ऐसे में जब बाहर आएगा तो हम ऐसा नहीं सोच सकते कि चौराहे पर या पुलिस स्टेशन में आते ही वो बिल्कुल अलग मनोदशा में काम करने लगेगा। जो चीजें उसके अंदर हैं वही चीजें कमोबेश रेडिएट होंगी, प्रतिदीप्त होंगी, बाहर निकलेंगी। तो इसलिए जरूरी है कि अगर उसके व्यवहार में अंतर आमूलचूल देखना है, अगर उसके एटीट्यूड में अंतर देखना है, तो उसको बेसिक सुविधाएं मिले, और वो बेसिक सुविधाएं बढ़ी हैं, खासतौर पे आवास के स्तर पर, उनके प्रशिक्षण के स्तर पर, बच्चों के करियर के स्तर पर ये सुविधाएं लगातार बढ़ रही हैं, लगातार उस दिशा में सारी चीज़ें चल रही हैं सकारात्मक दिशा में। तो इससे पुलिस का एटीट्यूड भी बेहतर हुआ है, लोगों के प्रति जो पुलिस का व्यवहार भी ज़्यादा संवेदनशील हुआ है, वो व्यक्ति भी ज़्यादा लोगों से जुड़ करके एक सहृदय भाव से वो काम कर रहा है। तो इन सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, इंटरकनेक्टेड हैं, और मुझे लगता है कि इसका एक बड़ा ही सकारात्मक असर पूरी व्यवस्था पर, अगर देखें तो पूरी व्यवस्था पर सकारात्मक असर रहा है। अगर मैं सर बिहार की बात करूं तो पुरातन काल से नालंदा, तक्षशिला, अगर मैं अध्यात्म की बात करूं, शिक्षा की बात करूं, साहित्य की बात करूं, संस्कृति की बात करूं, तो बिहार का उल्लेखनीय योगदान है। इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में वो दर्ज है और रहेगा। फिर एक निश्चित रूप से बीच में बिहार की कई छवि थोड़ी बहुत खराब हुई, लेकिन अब फिर से बिहार के लोग, चाहे वो सुपर 30 हो या ऐसे बहुत इंटेलेक्चुअल्स हैं, और IAS IPS तो वहाँ से बहुत ही सेलेक्ट होते हैं। तो कब बिहार के एक युवा को कब ऐसा ख्याल आया कि नहीं UPSC में जाना है? मैं वो वाकया जानना चाहता हूँ कि कब ऐसा लगा कि पढ़ाई के दौरान कब आपने ये सोचा कि नहीं हमें UPSC जाना है? अगर हम देखें तो किसी भी जगह पे जैसे देखते हैं कि आप शुरू क्या वहाँ आसपास का वातावरण कैसा है। हालांकि मैं BHU में पढ़ा, गंभीरता से मैंने ग्रेजुएशन में शुरू की तैयारी, लेकिन उसके पहले के अवसर पे भी देखे, जब हम वहाँ पे थे, सिवान में थे और बाकी जगहों पे जब पढ़ाई कर रहे थे, तो उस समय आसपास के वातावरण जब आप साथ साथ बड़े होते हैं, देखते हैं, तो आप जहाँ नज़र घुमाते हैं, सफलता असफलता अलग बात है, लेकिन व्यक्ति तैयारी शुरू कर देता है। वो सोचता है कि हम तैयारी करेंगे, और आसपास का परिवेश आपको प्रेरित तो करता है। जी। आपको लगता है कि नहीं हम भी तैयारी करें, और उस तैयारी में जब आप जुट जाते हैं, जब कर जाते हैं, और पढ़ाई खास तौर पर आपके लिए एक ध्येय बन जाती है कि पूरी तरह से आप उसमें तन्मयता से जुट जाएं, और किसी भी लक्ष्य पर अगर आप पूरी तरह तन्मयता से जुड़ते हैं तो सफलता की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हो सकता है आप वहाँ तक ना पहुँच पाएँ, लेकिन उसके आसपास तक पहुँच जाते हैं। तो यह सही है कि एक सामाजिक तौर पर, एक शैक्षणिक वातावरण के तौर पर इसका बहुत ही बेहतर माहौल है। बच्चों में खासतौर पे जो स्टूडेंट्स हैं, जो नई तैयारी शुरू करते हैं, उनको लेकर के इस बात का कहीं ना कहीं दिमाग में होता है कि हम तैयारी करेंगे। लेकिन सफलता असफलता अलग चीज़ है। कई बार कुछ सफल होते हैं, कुछ वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं। बिहार में अभी इंटरनेट पे वो जो एक खान सर फेमस हुए, आज मतलब वर्ल्ड फेमस हो गए हैं। वो उनका अपना तरीका, उनकी अपनी सोच, अवध ओझा जी, ये सब मतलब जब वो बोलते हैं तो मतलब इन लोगों ने बिहार को एक नए सिरे से परिभाषित किया है। आप लोगों ने बिहार को एक नए सिरे से परिभाषित किया और ऐसे जोड़ा है कि नहीं ये देश का वो अद्भुत हिस्सा है जिसके जो अपने आप में अद्भुत है। तो अच्छा, एक और महत्वपूर्ण तथ्य, कहीं मतलब मेरी जिज्ञासा ऐसी जागी कि जैसे मैं जब भी देश की मीडिया का आप आकलन करें तो पूरी नेशनल मीडिया में लगभग 70% लोग जो है वो बिहार क्षेत्र से। हालांकि मेरा ये प्रश्न बहुत ही व्यक्तिगत है, क्या वही कारण तो नहीं है कि आप नेशनल मीडिया के बहुत ही चहेते हैं? कोई भी मतलब किसी भी स्टेट में किसी भी IPS के इतने मीडिया में इंटरव्यूज, इतने उसमें चर्चा, खासकर नेशनल में वो इतना कवरेज, उसका कोई कारण मतलब क्या ये उसका एक कारण है क्या? नहीं, ये ऐसा कोई कारण नहीं है। खासतौर पे जब आप काम करते हैं, आप लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, अच्छे बुरे हर सवालों का जवाब देने के लिए आप तैयार रहते हैं, आप पारदर्शिता से अपनी बातों को रखते हैं, तो मुझे लगता है कि यह पर्याप्त है। और कभी ऐसा नहीं कि कभी मीडिया को कभी अनपेक्षित तौर पर कभी अप्रोच किया गया हो कि आप हमारी बात करें। मुझे लगता है कि अगर सहजता से, चूंकि आप जब काम करते हैं तो कुछ अच्छी बातें, कुछ बुरी बातें, कुछ हो सकता है कुछ तीखी बातें झेलती हैं। अगर आप हर चीज़ों को झेलने के लिए तैयार हैं, उनसे मुखातिब होने के लिए तैयार हैं, उन चीज़ों को सहर्ष रूप से स्वीकार कर रहे हैं,
हर तरह के सवालों से। तो मुझे लगता है कि मीडिया भी यही चाहती है कि क्योंकि आप अगर मीडिया से इंटरेक्ट करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि हर समय जो सवाल हो वो सुखद हो, हर समय आपके मनोनुकूल हो, ऐसा संभव नहीं है। कई बार वो बूझते हुए सवाल तीर की तरह बूझते हो सकते हैं, कई बार आपके लिए बहुत कड़े सवाल हो सकते हैं, तीखे सवाल हो सकते हैं, चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। तो अगर आप दोनों परिस्थितियों पर अगर उतरने के लिए, झेलने के लिए तैयार है तो मीडिया आपका हमेशा स्वागत करेगी। एक और प्रश्न, बहुत मतलब पुलिस और साहित्य थोड़ा दोनों अलग अलग रुचि के विषय हैं, एक तरीके से कह सकते हैं कि दो ध्रुव हैं, लेकिन तमाम साहित्यिक मंचों पर आपकी उपस्थिति और उन कार्यक्रमों में आपके व्याख्यान, स्पीच, तो इस तरफ ये मतलब पुलिसिंग के दौरान इतना टफ हार्डकोर क्राइम हो रहा है उन सब चीज़ों पे, और फिर उसके बाद साहित्य पर चर्चा, मतलब एकदम ही अलग माइंड सेट है। पुलिस जो है समाज का अभिन्न हिस्सा है। अगर जितने इंस्टीट्यूशंस देख रहे हैं, सरकारी जो संस्थाएं, उसमें अगर किसी एक इकाई का सबसे ज़्यादा समाज की गहराई तक संवाद है, गहराई तक असर है, गहराई तक वो लगातार लोगों से जुड़ा हुआ है, जो जन भावनाओं को समझता है, खास तौर पे जिस तरह की हलचल होती है, वो पुलिस है। क्योंकि पुलिस की इकाई की जो पैठन है गांव तक है, और जो भी हलचल होती है वहाँ तक समझता है। तो मुझे लगता है कि समाज से जुड़ना, समाज को समझना, समाज के प्रति संवेदनशील होना, ये बड़ा जरूरी है एक पुलिस अधिकारी के लिए। अगर आप उन चीज़ों को समझते हैं, अगर करते हैं, महसूस करते हैं, तो ये सब चीज़ें स्वाभाविक हैं। क्योंकि आप जब पढ़ते हैं तो साहित्यिक चीज़ें, ये चीज़ें आपको बहुत तरह के उथल पुथल के बीच में आपको एक नई ताजगी देती हैं, आपको एक झंकृत करती हैं, आपको मन मस्तिष्क को तरोताज़ा करती हैं कि ताकि आप नई चुनौती से आप निपट सकें। तो ये चीज़ें बड़ी आवश्यक हैं। और साहित्य जो है, व्यक्ति किसी भी अगर विधा में हो, जिस दिशा में अपना काम करता हो, लेकिन खास तौर पे साहित्य हो, संगीत हो, खेल हो, आपके विभिन्न तरह के, तो ये चीज़ें व्यक्ति को तरोताज़ा करने के लिए बड़ी ज़रूरी है। न तो अन्यथा व्यक्ति जो है एक यांत्रिक मशीन बनकर रह जाएगा। बिल्कुल ठीक है। उसके जो कार्य प्रणाली है, उसकी जो सोच है, वो एक यंत्रवत हो जाएगी। इसलिए बड़ा जरूरी है कि हम इन चीज़ों से बढ़ें। ये हमें समाज से जोड़ती हैं, समाज के प्रति संवेदनशील बनाती हैं और जिम्मेदार भी बनाती हैं। तो कर्म पथ पर परिश्रम के गीत गाता मैं मिलूंगा, हर घड़ी हर हाल में मुस्कुराता मैं मिलूंगा, आसमां में छेद में कर पाऊं या फिर नहीं, पर लगाकर जोर पत्थर सनसनाता मैं मिलूंगा। तो यह कर्म और कार्य प्रणाली है, यह ध्येय है, और यही कारण है कि परिस्थितियां कैसी भी द्रोह हों, अपने काम को लेकर हर वक्त मीडिया कहता जरूर 24/7 है, लेकिन वास्तविकता में यह काम पुलिस करती है। तो पुलिस की कार्यप्रणाली को, पुलिस की सोच को, और पुलिस में के समाज के साथ संबंध और योगदान को जिस तरह से सर आपने परिभाषित किया, फिर एक बार बिल्कुल नए कलेवर में नई चीज़ें जानने को मिली। आपने हमें इतना वक्त दिया, आपका बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद।